Good evening, everyone. Topic of today's session is exploring benefits of portfolio management services. For this, we have invited Mr. Ashish Nehru, National Head Sales Buy and Capital. Now, I would like to request sir to take this session forward. Over to you, sir. सो द होल आइडिया मतलब अगर हम पूरे मार्केट को देखें, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मार्केट में कम से कम मैं एक 24 साल से हूँ. आई कॉल माई सेल्फ एज हर्षा बोगले ऑफ मार्केट. द रीजन आई कॉल दिस इज बिकॉज मैंने शायद एक भी गेंद खेली नहीं है मार्केट में, बट आई हैव वॉच्ड एवरी सिंगल गेम वेरी क्लोजली. So with that thought process, if I say at least from the time I have been in market, officially working from 2002, but have been in market from 98, 99, during my, I think, school days or early junior college days. And ये इसीलिए हुआ था because I used to work for a chartered accountant firm. और मुझे हर फॉर्म के ऊपर 5 रुपए मिलते थे आईपीओ फॉर्म को भरने. फ्रॉम दैट टाइम टिल नाउ अगर हम शुरुआत करें तो व्हाट हैज चेंज्ड उस वक्त से लेके. सो एक समय था इंडिया में, एंड आई डोंट नो कितने लोग को ये बात पता है कि इंडिया में कम से कम 24% हाउस होल्ड लोग, 24% पीपल वर पार्टिसिपेटिंग इन मार्केट. दिस वॉज द टाइम ऑफ हर्षद मेहता. इन यूएस, during the same point of time, if I'm not wrong, close to 64% of household were participating, more than 60% were participating in the equity markets. Today that number is very fairly different. I think इंडिया में वो नंबर फिलहाल 7% के आस 6.5-7% के आसपास है. ये कुछ सालों पहले 4% था, उसके पहले वो 2-2.5%. बट उस वक्त से लेके अब तक क्या चेंज हुआ? इफ आई जस्ट गो बैक फ्रॉम द ईयर ऑफ 2000, अगर हम साल 2000 से देखें, एंड ऑल द फंड्स इन मार्केट, अगर मैं फंड्स बोलूं इसका मतलब म्यूचुअल फंड जब से शुरू हुआ और सारे फंड मैनेजर जो लाइमलाइट में आए या जो सेलिब्रेट किए जाते हैं वो 1995 के बाद यूटीआई से ये चीज की शुरुआत हुई. सन 2000 में अगर हम बात करें तो इंडियन मार्केट बहुत छोटी थी, इंडियन कंपनियां बहुत छोटी थी. वो पूरे वर्ल्ड मैप पे कहीं पे आपको इंडियन कंपनीज का कहीं पे भी बोलबाला नहीं सुना. एफआईआईज जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स थे पूरे वर्ल्ड में उस वक्त भी और आज भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक थे. सन 2000 में एफआईआईज का टोटल पैसा कुछ 8 या 10 बिलियन डॉलर. मैं आपको ये इसीलिए समझा रहा हूं कि मैं ये आई वॉन्ट टू टेक यू थ्रू द जर्नी कि तब से लेके अब तक, इफ यू लुक एट इट, क्या चीजें बदली है इन टर्म्स ऑफ द थॉट प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो सन 2000 में ये हुआ था कि एफआईआईज का 8-10 बिलियन डॉलर था. इंडियन कंपनीज बड़ी छोटी थी. हमें 7-8 साल हुए थे, अगर आपको याद हो, 91 में आई थिंक हमने मई या जुलाई में हमने सोना गिरवी रखा था. 93 94 में हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था, जहां पे इंडिया में फ्लड गेट्स खुले थे. और 2000 से इंडियन मार्केट्स में अगर आप देखें तो एक तरह की लहर आना शुरू हुआ था कि इंडियन कंपनीज भी बढ़ सकती. अब 2000 से लेके 2019 तक क्या चीजें बदली हैं और उस वक्त इन्वेस्टमेंट कैसे होता था और अब इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर डिफरेंस. अब 2000 सन 2000 में ऐसी बात थी, इंडियन कंपनी छोटी, एफ आई 8-10 बिलियन डॉलर. लेकिन वहां से लेके 2019 तक आप ये ध्यान रखिए कि मैं डेट वेरी पेक्युलरली मैं 2019 बोलूं. अगर आप वहां से देखें तो इंडियन कंपनीज इस कदर तेज से बढ़ रही थी कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंपनीज इंडिया से बढ़ी. जैसे लार्जेस्ट स्टील कंपनी, लार्जेस्ट एल्को बेवरेज कंपनी, सबसे बड़ी टायर की कंपनी, सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी, सब इंडिया से. एफआईआई जो सबसे बड़े निवेशक थे, वो 8-10 बिलियन डॉलर से लेके वो बढ़ गए कम से कम 650 बिलियन डॉलर 2019 दिसंबर. अब एफआईआई जिस तरह इन्वेस्ट करते हैं और इंडियंस जिस तरह इन्वेस्ट करते हैं, ये बहुत अलग. एफआईआई ऐसे बाय कर, बिकॉज सन 2000 में एफआईआई की खुद की ऑफिसेज नहीं थी, उनके खुद का यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस कुछ नहीं था. तो वो ऐसे ऑपरेट करते थे, वो इधर दे यूज्ड टू बी इन सैटेलाइट ऑफिस अपने सिंगापुर, हांगकांग, यूएस में बैठ के वो इंडिया को ऑपरेट करते थे इन टर्म्स ऑफ बाइंग.
द वर्ड इज नॉट ऑपरेट बट बाइंग कैसे कर। तो उस वक्त द वे दे यूज टू लुक एट इंडिया वाज कि दे आर नॉट बॉदर्ड कि आप इंटरनली क्या हो रहा है क्या नहीं। व्हाट दे वांटेड वाज कि सबसे बड़ी कंपनीज कौन सी है इंडिया की, हम उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो निफ्टी के स्टॉक्स वाज देन कंसिडर्ड एज द होली ग्रेल कि हमें उसी में निवेश करना। तो वो पैसे डालते थे उसमें। एंड दिस स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को हम ये बोलते थे कि द वे एफआईज इन्वेस्ट इज एज इफ दे आर बाइंग परफ्यूम बॉटल्स, एंड द वे इंडियंस इन्वेस्ट इज जैसे हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, क्योंकि हम प्राइस कॉन्शियस है, भावताल करना जानते हैं। हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर मैंने 10 रुपए दिए तो मुझे रिटर्न में क्या। एफआईज ऐसे नहीं सोचते, वो बोलते हैं कि ठीक है, अच्छा रिटर्न मिल रहा है, अच्छी अर्निंग्स है, हमें 15-20 साल। तो एफआईज चेस कर रहे थे ये टॉप कंपनीज इंडिया की। उसी चीज को फॉलो करते हुए इंडियन निवेशक भी उसी के पीछे लगे। सो जो 2000 में कंपनीज जो छोटी थी बिकेम लार्जेस्ट कंपनीज। एफआई जो 8-10 बिलियन थे वो बन गए 650 बिलियन। और इसको फॉलो करते करते वहीं से जन्म हुआ इस आइडिया का, जहां पे आपने सुना होगा कि किसी ने अगर 10,000 करोड़ विप्रो शेयर में डाल दिए तो वो आज 350 करोड़ हो गए, या किसी ने एमआरएफ का 1 लाख लिया था वो आज 100 करोड़ हो गया। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, हो भी सकता है, मैं मिला नहीं हूं, लेकिन होंगे कहीं ना कहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां से ये आइडिया आया सबके दिमाग में कि आपको बस ये करना है कि एक अच्छा सा स्टॉक ढूंढना है और उसको लंबे समय के लिए होल्ड, बाय एंड होल्ड करके। ये जो स्ट्रैटेजी थी, इस चीज का जन्म यहां से था, ये थॉट प्रोसेस की। अब ये जो भी चीज चल रही थी, ये इसलिए चल रही थी क्योंकि सब कुछ एक दिशा में चल रहा था और आपको बस ये करना था कि अच्छी कंपनी ढूंढ। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको सन 2019 बोला, आफ्टर 2019 क्या हुआ। 2019 के बाद चीजें जो पहले 19 साल में इंडिया में नहीं देखी गई थी, या इंडियन मार्केट्स में नहीं देखी गई थी, या वर्ल्ड मार्केट्स में भी कभी कभी नहीं देखी गई थी कुछ चीजें, वो दैट स्टार्टेड हैपनिंग। Things which had not happened in decades, things which had not happened in century. Things which had not happened in decades was, in century was, हमने कोविड 100 साल में कभी नहीं देखा। इन डिकेड्स जो कभी नहीं हुआ था वो ये था कि यूएस का फेड फंड टारगेट रेट और इंडिया के ब्याज दर में हार्डली कोई डिफरेंस रहा, जबकि वो डिफरेंस हमेशा 4, 5, 6, 7% तक रहता है। इस बार 2019 के बाद वो डिफरेंस आ गया था 100 बेसिस। तो जिस हिसाब से चीजें बदलने लगी, उस हिसाब से आई डोंट थिंक के सारे फंड्स बदलने लगे। अगर, आई डोंट नो हमारे लोग जो यहाँ पे साथ में जुड़े हुए हैं, इफ यू रिमेम्बर, देयर वाज टाइम्स जब इंडिया में इतने सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस भी नहीं थे। आई थिंक उस वक्त 2002 में, आई थिंक सो 24 या 28 म्यूचुअल फंड हाउसेस थे। और उस वक्त एमएनसी हाउसेस भी बहुत थे, ज्यूरिक म्यूचुअल फंड था, अलायंस म्यूचुअल फंड था, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन बहुत बड़ा आज भी है हमारे साथ। तो उस वक्त ये सब चल रहे थे। फिर हमारी इंडियन कंपनीज ने ग्रो किया और वहां से ये लहर चली, और उन सब कंपनीज ने यही मान लिया कि एज अ फंड मैनेजर आपका सिर्फ यही काम है कि आप एक अच्छी कंपनी ढूंढें और उसमें इन्वेस्ट करें। अब ये जो थॉट प्रोसेस है, ये थॉट प्रोसेस आया कहां से? एक तो आपने पैटर्न देखा इन टर्म्स ऑफ द वे मार्केट चल। सेकेंड थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज कि एक फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू, और P इज इक्वल टू E, विच मीन्स प्राइस इज इक्वल टू अर्निंग्स। अब ये प्राइस इक्वल टू अर्निंग का जो फॉर्मूला, इसका मतलब ये होता है कि जो अर्निंग्स की ग्रोथ होगी वही प्राइस की ग्रोथ। ये तो हो गया थियोरेटिकल प्रॉब्लम। रियलिटी में क्या है कि जब कोई फंड मैनेजर ये डिस्कवर करता है कि ये कंपनीज 20% के अर्निंग से बढ़ेगी, मार्केट उसको 20% में नहीं गिनता है, मार्केट एक्साइट होता है और वो स्टॉक कम से कम 4 या 5 गुना बढ़ता है। अभी 4 या 5 गुना एक वक्त था व्हेन वी यूज्ड टू टॉक इन परसेंटेज के 40%, 50%। लेकिन आजकल अगर 2023 का आप रैली देखेंगे तो एनीथिंग विच इज लेस देन 2x और 3x
nothing is being counted. So stock is growing at 20%, the price of the companies are going up 2x 3x. इवेंचुअली सबको लगता है कि भाई ये तो आपने बहुत ज्यादा प्राइस पे कर दिया। उसके बाद स्टॉक फ्लैट हो जाता है, गिरता है, और फिर अर्निंग्स है। सो अगर 30 साल के कैनवास पे आप अगर अर्निंग्स का देखो, अर्निंग्स और प्राइस का मूवमेंट, तो 30 ईयर ग्राफ में वो एक सीधी लाइन दिखे। लेकिन अगर आप नजदीक से ऑन शॉर्टर ड्यूरेशन में देखें, तो ये होता है कि अर्निंग्स इतनी है और प्राइस की अर्निंग्स और प्राइस का डिस्पैरिटी बहुत बड़ा। इवेंचुअली बाजार को समझ में आता है कि ये आप बहुत ज्यादा भाव दे रहे हो इस पर्टिकुलर स्टॉक को, जिसकी अर्निंग्स भी उतनी नहीं है। वहां से ये स्टॉक फ्लैट होता है, करेक्ट होता है, और फिर वापस अर्निंग्स। तो ये जो पॉज परफॉर्मेंस है स्टॉक, ये पॉज परफॉर्मेंस कैन लास्ट फॉर 5, 10, 15 or 20 years. Just to show you how it is, I'll pull up this particular graph, which will be very interesting for everyone to see. So, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इस पर्टिकुलर पॉज अप्रोच को, जहां पे 5, 10, 15 साल या कभी कभी 20 साल आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता। उसके बहुत सारे नाम, कुछ लोग इसको टाइम करेक्शन बोलते हैं, कुछ लोग इसको वैल्यू ट्रैप बोलते हैं। आई थिंक 2-3 साल पहले मैंने और एक वर्ड कॉइन सुना था लोगों से, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस हॉलीडे, कि भाई स्टॉक परफॉर्मेंस हॉलीडे पे 1-2 साल तक कुछ एक्सपेक्ट। ये एक्चुअली फंड के लिए कहा गया था, बट अंडरलाइनिंग में तो स्टॉक ही है फिलहाल। तो लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। अगर हम देखें यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 4 स्टॉक्स यहाँ पे हमने आपको दिखाए। तो पहले जो ऊपर के 2 स्टॉक्स हैं वो इंटरनेशनल स्टॉक्स हैं, और जो नीचे के 2 ग्राफ्स आपको दिख रहे हैं वो इंडियन स्टॉक्स। अब जो ऊपर के 2 स्टॉक्स है उसमें से ये वाला जो पर्टिकुलर स्टॉक है, इट इज अ मार्केट फेवरेट। आई थिंक वॉरेन बफे साहब, हु इज कंसिडर्ड एज द डेमी गॉड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, आई थिंक उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक है। स्टॉक के ऊपर बहुत बातें, अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में दिखाऊं, तो ये स्टॉक पे हुआ क्या था। 1989 में मिस्टर वॉरेन बफे सर ने इस स्टॉक में अपना 90% का होल्डिंग लिया। इट मींस कि अगर वो 100 रुपए डालना चाहते थे तो 90 रुपए उन्होंने 1980 में। उसके बाद 1991 में उन्होंने बाकी का 10% का अपना होल्डिंग लिया। 1991 से लेके 1997 तक इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 19% का की ग्रोथ से ये स्टॉक ने रिटर्न्स दिया इन टर्म्स ऑफ प्राइस। लेकिन उसके बाद 1998 से लेके 2015, 19 साल के लिए ये स्टॉक कहीं नहीं गया, इंस्पाइट ऑफ के अर्निंग्स यहां से डबल। सिमिलरली आप आईबीएम शेयर्स लीजिए, 12 साल के लिए अर्निंग्स ट्रिपल, लेकिन प्राइस दिन को वही। हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहां पे बहुत सारे ऐसे निवेशक होंगे जिन्होंने ये चीज तो अपने जीवन काल में खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा। 10 साल के लिए सन 99 से लेके 2010 तक, और 10 साल अर्निंग्स डबल हुई, लेकिन एचयूएल ने कोई रिटर्न नहीं। कोलगेट ने अपनी अर्निंग्स 4 गुना कर दी थी, लेकिन वहां पे भी आपको 15 साल के लिए कोई। कहने का तात्पर्य यह आता है कि परिप्रेक्ष्य ये आता है कि बाय एंड होल्ड एज ए स्ट्रैटेजी 2019 या 20 साल तक चली, लेकिन आज नहीं चली। स्टॉक लेवल पे at a certain point of time after you buy it, it becomes difficult to justify the valuation। और उसके बाद अगर आपने बहुत ज्यादा भाव दिया है, और ये बहुत लोगों ने महसूस भी किया होगा, मतलब एक्सपीरियंस किया होगा अपने इन्वेस्ट करने के जीवन काल में, कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम पोर्टफोलियो लेते हैं, मार्केट गिर नहीं रहा है, या मार्केट गिर भी रहा है, ये स्टॉक बिल्कुल नहीं हिल रहा है, वो वहीं का वहीं है। तो ये जो ट्रैप महसूस होता है वो भी एक कॉमन। सो अगर हम ऐसा महसूस करते हैं, तो 2019 के बाद ये जो साइकिल्स हैं ये सिर्फ स्टॉक लेवल पे चल रही हैं, ऐसा सबको लगा था। लेकिन ये सेक्टर लेवल पे भी चलती हैं, और ये मार्केट कैप लेवल पे भी चलती है। सेक्टर लेवल पे ये पर्टिकुलर चीज ऐसे चलती है, अगर
यहाँ पे जितने लोग हैं उनको याद होगा 2007 या 2007 में रिलायंस रिलायंस पावर सबसे बड़ा आईपीओ था। फिर सुजलॉन, एबीबी, ये सब कैपिटल गुड्स वाली जो भी कंपनीज थी, ये सबसे ज्यादा डार्लिंग्स ऑफ द मार्केट थी। लोगों मतलब इसको वैल्यूएशन भर भर के वैल्यूएशन। लेकिन कैपिटल गुड्स जब उसकी उसकी चरम सीमा पे पहुंचा, उसके बाद जो उसका फॉल हुआ, दैट फॉल डिड नॉट सी अ डे लाइट टिल मार्च 20 दिसंबर 2020। कोविड के पहले एफएमसीजी और मेटल्स सबसे खराब परफॉर्मेंस वाले सेक्टर। कोविड के बाद आपके मेटल्स और एफएमसीजी बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर। मतलब कहने का ये हुआ था कि 2021 में अगर पूरे मार्केट में आई थिंक प्रॉफिट अगर 7.5 लाख करोड़ का दिया हो, तो 4.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट सिर्फ 4 कमोडिटी स्टॉक ने दिया था। और उसमें से 2 मेटल थे, आई थिंक सेल, वेदांता, ओएनजीसी एंड ओएनजीसी, वेदांता, सेल एंड टाटा स्टील। ये 4 स्टॉक मिलके 4.5 लाख का प्रॉफिट किया। तो 2019 के बाद हमने ये भी देखा कि काफी चीजें ऐसी थी जो पहले कभी नहीं देखी थी लोगों ने, और वो वापस उनको देखने। ये सब चीजें चल रही थी मार्केट। इसका मतलब कि मेटल्स पहले भी एक्टिव था मार्केट। रियल एस्टेट जो 2007 में जो सबसे चरम सीमा पे था, आई थिंक रियल एस्टेट 90% का उसने डाउनग्रेड देखा। अगर आपको सबको याद होगा यूनिटेक की स्टोरी या डीएलएफ का टाइम, तो यू ऑल्सो सॉ दैट। बट लोगों को लगता है कि ये जो सेक्टर्स थे ये कभी सिक्लिकल नहीं हो सकते, कुछ चीजें तो लाइफ लॉन्ग चलती। जैसे आईटी, हमें रोज जरूरत है तो आईटी तो हमेशा चलेगी, लेकिन आईटी भी अपने साइकिल पे चलता है। अगर आप ऑटोमोबाइल्स की बात करो तो कमर्शियल व्हीकल्स अपनी साइकिल चलते हैं, पैसेंजर व्हीकल अपनी साइकिल चलते हैं। तो उसमें भी आपको एक साइकिल दिखने। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप में साइकिल्स भी, ये तो सबने देखी है। एंड आई थिंक दिस चार्ट हैव बीन गोइंग ऑन फॉर आई थिंक 19-20 इयर्स। ये सब लोग दिखा रहे हैं कि जब अप साइकिल रहती है, जब तेजी का समय रहता है, तो यू सी योर स्मॉल कैप इज द बेस्ट परफॉर्मेंस। ये डार्क ग्रे है, ये स्मॉल कैप है। ये लाइट ग्रे है, ये मिड कैप है। और ये जो ग्रीन है, ये लार्ज कैप। सो जब तेजी का माहौल रहता है तब स्मॉल कैप इज द बेस्ट परफॉर्मेंस, उसके बेस्ट है मिड कैप, उसके बेस्ट है लार्ज कैप। जब मार्केट चेंज होती है तब आपका स्मॉल कैप इज द वर्स्ट परफॉर्मेंस, उससे ज्यादा, उससे कम वर्स्ट होता है मिड कैप, और सबसे ज्यादा और सबसे कम जो गिरता है वो होता है लार्ज कैप। अब मार्केट में मोस्ट ऑफ द पीपल हैव क्रिएटेड एक अच्छा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बना दिया है अपने फंड्स के थ्रू। नाउ व्हाट पीपल डू इज, अब एक फंड मैनेजर अगर समझ लो 5-6 फंड 10 फंड चलाते हैं, तो उनके लिए तो हर समय कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी। करेक्ट। लेकिन अगर आपने इस वक्त में, अगर आप स्मॉल कैप में होते तो यहां पे आप खुश नहीं। तो मोस्ट ऑफ द फंड्स क्या करते हैं कि इस वक्त के लिए बोलते हैं कि आपको स्मॉल कैप में डालना चाहिए। जब ये वक्त रहता है तब बोलते हैं कि हमारा लार्ज कैप फंड है, आप लार्ज कैप फंड ले लीजिए। अगर ये समय आ गया तो बोलेंगे कि सर आपको मिड एंड स्मॉल कैप दोनों का मौका मिलेगा, आप इसमें भी डालें। अब फॉर एन इन्वेस्टर यू कैन पुट मनी, बट इफ यू आर बाइंग इनटू, अगर आप सब कुछ खरीद रहे हैं तो आप एक्चुअली खरीद क्या रहे हैं, आप मार्केट ही खरीदने की कोशिश। तो इसमें मैनेज कुछ नहीं हो रहा है। आपको अलग अलग पोर्टफोलियोज में अलग अलग तरीकों से आपको बस एक ही चीज, पूरी मार्केट खरीदने का एक ऑप्शन दिया जाए। अब बॉयंट कैपिटल यहां पे चीज क्या करता है कि अगर मार्केट कैप साइकिल में चले, अगर आपके सेक्टर साइकिल में चलते, और अगर आपके स्टॉक साइकिल में चलते, बॉयंट पोर्टफोलियो एज सच, हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो भी एक साइकिल से चले। साइकिल दो तरीके की होती है, या तो एग्रेसिव साइकिल होती है या तो डिफेंसिव साइकिल। एग्रेसिव साइकिल में आइडिया ये होता है कि हमको जोर से रिटर्न बनाना होता है।
ये थॉट प्रोसेस कैसे आता है? फॉर अ वेरी सिंपल थिंग, अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि 100 रुपए का अगर 170 रुपया हो गया इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, या 100 रुपए का 70 रुपए से हो, ये दोनों परिस्थितियों में अगर आप किसी भी फंड मैनेजमेंट को पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, जनरली जवाब ये आता है कि सर 100 का 170 किया, हमने परफॉर्म किया है, आप मुझे टॉपअप दीजिए। अगर 100 का 70 हो गया, सर मार्केट डिस्काउंट पे है, आप प्लीज मुझे टॉपअप। बट ये चीज कि कब 170 हो गया तो प्रॉफिट बुकिंग कौन करेगा, और अगर 100 का 70 हुआ तो वहां से चेंज कौन करेगा, वहां से पोर्टफोलियो चेंज कौन करना है, ये डिसीजन तो फंड मैनेजर को। लेकिन हमारे पास एक अच्छी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, मोस्ट ऑफ द पीपल इन मार्केट, तो वो लोग ये करते हैं कि अलग अलग समय पे अलग अलग फंड। पॉइंट के यहाँ पे वी ट्राई एंड डू इट डिफरेंट। हम उसको एग्रेसिव या डिफेंसिव साइकिल में चलते हैं। एग्रेसिव साइकिल और डिफेंसिव साइकिल को हम कंट्रोल कैसे करते हैं? तो थ्रू सैटेलाइट एंड कोर पोर्टफोलियो। जहां पे एग्रेसिव होते हैं वहां पे सैटेलाइट ज्यादा होता है, कोर कम होता है। और जहां पे डिफेंसिव हो जाते हैं वहां पे कोर ज्यादा प्रतिशत होता है, सैटेलाइट। अगर मैं इसको आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूं कि हम हर चीज को किस नजरिए से देखें, तो कोर सैटेलाइट जो होता है वो तो आई थिंक कोर स्टॉक्स आप सबको समझ में आता है, मुझे समझ में आता है, आपको समझ में आता है। आई थिंक 80% मार्केट को ये चीज समझ में आती है कि भाई जिसका कैश फ्लो बहुत प्रेडिक्टेबल है, रीइन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं है, लीडरशिप इन द मार्केट है, तो ये हमेशा यहाँ पे कोर सेक्टर्स में आते हैं। द नेम्स लाइक एसबीआई, आईटीसी, एचडीएफसी, ऑल दीज आर नोन स्टॉक। जो बाकी का 20%, 20% व्हाट इज लेफ्ट, विच नोबडी लाइक्स टू टच, कम्स इनटू एक्ट बिकॉज इन द सैटेलाइट। सैटेलाइट में आपके तीन अलग चीजें हैं, थ्री अदर मूविंग पार्ट्स जो एक साथ चलते हैं, जो होता है सिक्लिकल, टर्न अराउंड एंड वैल्यू। ठीक है। मतलब वी इन्वेस्ट इन सिक्लिकल स्टॉक्स, टर्न अराउंड स्टोरीज एंड वैल्यू स्टोरीज। अगर मैं सिक्लिकल, मैं एक एक केस पॉइंट देता हूं, बट बिफोर आई गेट इनटू द केस पॉइंट, इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि ये जो भी चीज हम बात कर रहे हैं, हमने जब शुरुआत की थी तब हमने कहा था कि 95 से सारे इन्वेस्टमेंट फंड्स शुरू हुए, और उस वक्त के जितने भी फंड मैनेजर्स थे, आई थिंक वो सब की सोच और इन्वेस्टमेंट का तरीका काफी हद तक एक जैसा दिखता था। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बहुत बार बहुत इन्वेस्टर ने बोला होगा यार ये सब एक जैसे दिखते हैं, बस सबके कलर अलग है, लोगो, मैं क्यों डालू किसी और फंड। सो दिक्कत ये होती थी कि एक फंड मैनेजर बिफोर ही बिकम्स अ फंड मैनेजर, अपने जीवन काल में 15-20 साल के अपने करियर, 25 साल के करियर में से 15-20 साल तो वो एक एनालिस्ट हो। अब एनालिस्ट की अपनी एक्सपीरियंस में, चाहे आप कितने भी अच्छे एनालिस्ट हो, लेकिन 20 साल में अगर इंडिया में 29 सेक्टर हैं, एज ए ह्यूमन कैपेसिटी आप 3 या 4 सेक्टर से ज्यादा या 5 सेक्टर से ज्यादा आप डीप डाइव नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आपको उस सेक्टर के बारे में सब कुछ पता होता है, उसकी मतलब यू विल अंडरस्टैंड मोर देन एनीबडी। वो चीज स्पेशलाइज करना एक आदमी को फॉर ऑल द सेक्टर्स इज डिफिकल्ट। इसके लिए आपने बहुत बार देखा होगा कि डिफरेंट फंड आ सकते हैं, लेकिन इफ यू आस्क देम कि सर आप मेटल्स में क्यों नहीं डालते हैं, हम सीमेंट में इतना पैसा क्यों नहीं डालते, सो ज्यादातर जवाब ये आता है कि सर उसमें प्रेडिक्टेबल कैश फ्लोज नहीं है, हमको वो बिजनेस समझ। जबकि वो सही कह रहे हैं, उनको बिजनेस समझ में नहीं आता, वो झूठ नहीं कह रहे। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि वो जो समझ है वो किसी और के पास है, उसके लिए एक अलग आपको एफर्ट्स चाहिए। तो वहीं से हम ये सोचते हैं एज अ बॉइंट कैपिटल वी थिंक कि वो बाय एंड होल्ड सिंगल शाहरुख खान फंड मैनेजर, एक फंड मैनेजर सब कुछ कर सकता है, वो नहीं चलेगा। तो हम इस तरह सोचते हैं, इसको हम बोलते हैं कैपिटल ग्रुप माइंडसेट। कैपिटल ग्रुप माइंडसेट ये होता है कि जहां पे आपका एक सिंगल फंड मैनेजर नहीं, बल्कि ग्रुप ऑफ टीम होती है जो पूरा फंड। कैपिटल ग्रुप एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो यूएस बेस्ड है। हैव यू, आई एम श्योर आप लोग ने वैनगार्ड और ब्लैक रॉक सुना होगा। उसी तरह कैपिटल ग्रुप है। कैपिटल ग्रुप इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैनेज पोर्टफोलियो। तो उसमें वो लोग इन्वेस्ट कैसे करते हैं कि जैसे वहां पे अगर आपको $1 ट्रिलियन है,
तो वहां पे एक फंड मैनेजर नहीं होगा, वहां पे 70 फंड मैनेजर्स होंगे जो ये 1 ट्रिलियन संभाल। उस 70 लोग में यू कैन फाइंड 65 साल के एक आदमी होंगे जो 40 साल से मेटल्स और माइनिंग। अगर आप उनसे पूछिए कि भाई मुझे चिली में माइनिंग कंपनी के बारे में बताइए या जकार्ता कोल कंपनी के बारे में, वो जिस तरह से और उनका जो नजरिया और अंडरस्टैंडिंग होगी, जो बारीकी से वो कंपनी को जानते होंगे, वो एक जेनरिक कवरेज वाले एनालिस्ट को नहीं पता हो। ये वैसी ही बात हो गई जनरल पेडिट्रिशियन के सामने आप एक न्यूरोलॉजिस्ट को खड़ा करो। न्यूरोलॉजिस्ट जो ब्रेन के बारे में बता सकता है, आई डोंट थिंक कि वो जनरल पेडिट्रिशियन। उसी तरह हर सेक्टर का अगर आपके पास एक स्पेशलिस्ट है जिन्हें 20 साल से बस वही सेक्टर, वही 3-4 सेक्टर के बारे में सारी जानकारी है, तो आपका अंडरस्टैंडिंग और आपका अप्रोच पूरी तरह बदल जाए। उसी अंडरस्टैंडिंग और डिफरेंट अप्रोच को लाके बॉयंट कैपिटल में एक फंड मैनेजर नहीं, 3 लोग हैं जो बॉयंट कैपिटल को मैनेज करते हैं, नेमली जिगर मिस्त्री, सचिन खिवासरा, वीरल बीरा। ये तीनों को फाउंडर्स हैं बॉयंट कैपिटल के। दीपेन सेठ एडिशनल डायरेक्टर हैं, नताशा लूला जी रिसर्च है। तीनों लोग, जिगर जी, सचिन जी और वीरल जी, तीनों लोग का 22 वर्ष से ज्यादा इन्वेस्टमेंट का उनका एक्सपीरियंस रहा है। तीनों के तीनों लोग चार्टर अकाउंटेंट +1 डिग्री है। जिगर मिस्त्री चार्टर अकाउंटेंट प्लस CFA प्लस AIMR US। सचिन खिरसारा जी CA प्लस CWA। वीरल बीरावाला CA प्लस IIM अहमदाबाद एलुमनाई। नताशा लूला जी दिल्ली से लेडी श्री राम कॉलेज पास आउट, उनका पोस्ट ग्रेजुएशन MBI से। जिगर मिस्त्री साहब बिफोर ही स्टार्टेड बॉयंट, वो HSBC कैपिटल ग्रुप में लाइन लीड मैनेजर थे फॉर ग्लोबल मेटल्स। वो अबू धाबी गवर्नमेंट, सिंगापुर गवर्नमेंट, यूरोप और US में वहां के निवेशकों को बताते थे कि इंडिया में कैसे निवेश, कहाँ निवेश कर सकते। ऑन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट वो टाटा स्टील, JSW, जिंदाल, ये सब कंपनीज के एडवाइजरी बोर्ड पे थे, उनको इनपुट्स देते थे कि हाउ कैन ही रन द कंपनी। सचिन खिवासरा जी, उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ थी वो शुरू हुई थी इनाम फैमिली ऑफिस से, जो आज इनाम होल्डिंग्स के नाम पे प्रसिद्ध है। लेकिन उनका लास्ट रोल था रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड में। वो सीनियर मोस्ट एनालिस्ट थे फॉर स्मॉल एंड मिड कैप। वीरल बीरावाला, वो एक CIO थे। ही वॉज फॉर रिलायंस निप्पॉन लाइफ एंड वो मैनेज करते थे कम से कम 3 बिलियन। अब ऑल ऑफ 3 पीपल स्टार्टेड मैनेजिंग द फंड। नताशा लूला जी का लास्ट रोल था विद आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड। वो एक 5,000 करोड़ का एक ऑल्टरनेटिव फंड के को फंड। अब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस पीपल हेल्प्स अस टू मैनेज द सैटेलाइट पीस, विच मीन्स कि सिर्फ एक आंख की दृष्टि नहीं, सिर्फ एक बायस्ड अप्रोच नहीं, उसके अलावा भी पूरा दृष्टिकोण बड़ा हो जाता है उसमें, उस मामले में। तो सैटेलाइट में सिक्लिकल स्टॉक, मैं आपको एक एक केस पॉइंट देता हूं। केस पॉइंट मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं हम किस तरह देखते हैं उनको। तो सिक्लिकल्स में टाटा स्टील, 1998 में टाटा स्टील 275 का भाव था, 2018 में भी 275। लोगों ने, मतलब अगर आप ये स्टॉक को देखेंगे तो लोग बोलेंगे 20 साल में तो स्टॉक कहीं मूव नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे 3 या 4, सॉरी 4 या 5 मौके होंगे जहां पे टाटा स्टील 1,000 रुपए के ऊपर गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन कैच द बॉटम एंड द टॉप, लेकिन अगर आप ये साइकिल को समझते हो, अगर आप साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये आपके रिटर्न्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। टू इट कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द टर्न अराउंड स्टोरी। मतलब कंपनी खराब नहीं है, माहौल खराब है। केस पॉइंट ओवर हियर एयरटेल। 2013 में 13 टेलीकॉम कंपनीज थी इंडिया में। फिर आए मोटा भाई जियो, जिन्होंने मार्केट डिसरप्ट किया। एयरटेल वहां से कम उस वक्त के लिए लोगों ने यह प्रश्न किया था कि एयरटेल सर्वाइव करेगा कि नहीं, क्योंकि वो कैश और कस्टमर दोनों लूज। लेकिन वहां से सही क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि क्या इंडिया में 2 प्लेयर रहेंगे या 3 प्लेयर रहेंगे इन टर्म्स ऑफ मोबाइल सर्विस। जब ये तय हो गया कि इंडिया में 3 प्लेयर रहेंगे,
एयरटेल वॉज हियर टू स्टे, और वहां से एयरटेल 3 गुना बना, 7 गुना बना, इफ आई एम नॉट। एंड आई थिंक टुडे ये एयरटेल इज पार्ट ऑफ एवरी फंड स्पोर्ट। वैल्यू वैल्यू की तो परिभाषा ही चेंज हो गई थी। वैल्यू की वैल्यू की डेफिनेशन ये थी, बाइंग अ गुड स्टॉक एट अ रीजनेबल। लेकिन इंडिया में चेंज हो गया था, बाइंग अ गुड स्टॉक एट एनी प्राइस। अब ये आप भी जानते हो कि लोग बोलते हैं कि इंडिया इज ऑलवेज एक्सपेंसिव, तो ये हमेशा रहेगा, लेकिन ये सत्य नहीं है। इसमें भी बहुत सारा बायसनेस आ। इसका केस पॉइंट है एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ वर्सेस मैक्स। एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इज अ मीडियोकर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मींस कि उसका प्रोडक्ट सूट वाज नॉट समथिंग ग्रेट, बट जस्ट बिकॉज उसमें एचडीएफसी नाम था, इसलिए इट वाज वर्किंग मच बेटर। मैक्स लाइफ दूसरी तरफ इज अ वेल मैनेज कंपनी, लेकिन जस्ट बिकॉज उसमें मैक्स नाम था, इसके लिए लोगों को डालना नहीं था। लोगों को ये लगा उस कंपनी में कि ये तो सिंह ब्रदर्स की कंपनी है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ गलत होता होगा। बट हकीकत ये थी कि ये उनके मामा की कंपनी थी, एंड मैक्स इन एवरी टर्म था। इवेंचुअली उसको अपनी वैल्यू मिली। इनिशियली एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ वाज एट 6 times ऑफ इट्स बुक, एंड मैक्स वाज 1.3x। वैल्यूएशन मिलने के बाद एच मैक्स बढ़ गया 4.5 गुना, और एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ जो 6 पे था वो नीचे आ गया 4. अब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस हेल्प्स अस टू एग्जीक्यूट। हम ये कहते हैं कि ये हमारी जर्नी रही है कि बॉयंट इन्वेस्ट थ्रू साइकिल्स, अक्रॉस साइकिल्स। बॉयंट ने शुरुआत की थी 2016 जून में। 2016 जून से आज हम 10वें साल में हैं, एक दशक खत्म कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 2016 से लेके आज तक बॉयंट कैपिटल सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी रन करता है, हम कोई मल्टीपल स्ट्रैटेजीज रन नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बॉयंट में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं या बॉयंट फंड को कंसिडर करते हैं, तो एडवांटेज ये होता है कि आपको ये सिलेक्ट नहीं करना है कि कौन से फंड में डालना है, बिकॉज हमारे पास एक ही फंड है, एक ही स्ट्रैटेजी है। वी मेंटेन इट इन अ ट्रू वे। थर्ड थिंग, Buoyant has single license. Under that license, we have two vehicles, PMS and AIF. Both the vehicles from day one have been open-ended and no entry, no exit. आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। In spite and without, apart from this, इसके अलावा हमारे प्रमोटर्स के पास या हमारे पास और कोई बिजनेस नहीं। हम लोग 75 पीपल हैं इन टोटल स्टाफ। हमारी 2 ऑफिसेज है जो खुद की ऑफिसेज है मुंबई में, लेकिन हमारा सारा रिसोर्स, एवरी आउंस ऑफ रिसोर्स ओनली डज वन थिंग, दैट इज मैनेजिंग दिस स्ट्रैटेजी एंड नथिंग। इन टोटो अगर आप मेरा रिटर्न्स देखें तो आप ये देख सकते हैं कि सिंस इंसेप्शन वी हैव डिलीवर्ड 21.8%, ओवरऑल मार्केट हैज डिलीवर्ड 15%। लेकिन हम वी डोंट रन द फंड विद द आइडिया ऑफ जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न। वी वांट टू जनरेट रिटर्न्स अक्रॉस साइकिल विद द बेस्ट इन क्लास ऑफ रिस्क एडजस्टेड। तो अगर आप मेरा 1, 2, 3, 5 साल या सिंस इंसेप्शन से आप हमारा बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो देखें तो उतना रिस्क नहीं लिया है। बाय टेकिंग लेसर रिस्क स्टिल हैपन टू जनरेट मोर देन 7% ऑफ 6% प्लस का अल्फा अक्रॉस द टाइम फ्रेम। दैट इज द यूएसपी ऑफ पॉइंट कैपिटल। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई क्वेश्चन है तो हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस। Thank you, sir. Rohit ji, I am allowing you to unmute yourself. You can ask your questions. Rishesh, first of all, good evening to you and thank you so much for a very informative session. Can you Thank hear you, me, Rohit Rishesh? ji. Yes, Yeah. yes, Rohit ji. Please, please. Okay, I have just basically two questions. So if you see, you have presented a well-managed PMS which has a single strategy, but very core strategy, I understand. So how do I convince an investor who is, say, having a surplus of 50 lakhs, because the ticket size here happens to be 50 lakhs in a PMS. Hmm. So Hmm. why, if the investor cross logics me with the fact that he can invest 10 lakhs in 5 different mutual funds where there are 5 different AMC managers
with a team who may be equally competent fund managers in terms of holding professional degrees. And those five funds give him a market capitalization across sectors. So he's in turn holding almost 150, 170 stocks rather than in a PMS, which may be restricted to about maybe max, I would say 30, 40, 50 stocks. 30 stocks. Yes, 30 stocks. So that has a lot of concentration risk for an investor who is putting 50 lakhs in one go. correct. How do I address Correct. that issue? Number one, first you answer this, then I will take another question. Okay. You want to follow on the question? I will take up that particular thing then. Please O- complete your question. Okay, so second, Okay. if you move to the slide, the last slide where you have shown the Jensen Alpha and the Hmm. could you flash that slide if you don't mind? Yeah, sure. So if you see the alpha since inception, that has been around 4.3, and the Sharpe ratio since inception is just above 0.5. Yes. I mean, very humble submission, but how do you rate these figures? So so since inception, if you and the Sharpe ratio and what you see in the difference over here, you're seeing, right? Since inception. Correct, sir? If I'm noting it right? Yeah, my point is since inception, a alpha of just around 0.5 Hmm. and a Sharpe ratio of 0.5 and a Jensen alpha of 4.3. Hmm. Those figures since inception, I don't see a very rosy picture. So what are you trying to before I respond to that part, if you could conclude that what does it mean for you if it is not a rosy picture, what do you conclude out? So if I were to interpret a Sharpe ratio since inception, I will certainly look for a figure above 1.25 and a Hmm. Jensen alpha. So alpha is the excess return which is being generated for the investor. So I would say anything above 5 is a good figure, my Okay. interpretation. Okay. So okay, I'll go with this first and I'll come to the first question. Okay. Right. Thank you. Uh yeah, sure. Uh Jensen Alpha, and I'll break it up very simple for everyone to understand. It's a very valid question, Rohitji. Thank you for that. Interesting piece. One thing which is important is Jensen Alpha takes into account the beta of the pool, correct? And correct me if I'm not if I'm right or wrong. Okay. Uh, and Jensen Alpha predominantly tries to address one issue where is it a passive portfolio where you are just buying the market and keeping, or is there a kind of a skill set which is coming into it? In terms of Sharpe ratio, if you look at it, the Sharpe ratio, obviously, you know that piece, uh, it is not a benchmark kind of a thing. It is more useful to understand that how much of risk you have taken. So a difference between your Jensen and Sharpe. So ideally, for a Sharpe ratio, you should more look at uh, a combination of Sharpe and Sortino is something which will work better than a Jensen. Jensen, you can look at with a standard deviation more than Sharpe ratio. Because what Jensen formula and your standard deviation formula would tell you is that if the swing in the market is too much, is it that I'm just buying everything and it is moving in line with the market? Because that is the beta what Jensen's captured. And the standard deviation would tell you that how much of deviation it would take in the market from a particular. So my humble submission, Rohitji, I'm sure you must have, and I would also go back and on the drawing table and again check it, and I will certainly come back with a formulated explanation of this. But on a simple terms, my humble submission is combine Jensen ratio with the standard deviation. That would be a better matrix to see. And if you look at standard deviation for 5 years, which is for us at 16.5, I think market is beyond 17, if I'm not wrong.
That is point number one. Number two piece, in terms of concentration. So having 10 lakhs ke 5 mutual funds or having one particular strategy, getting 150 stocks here, getting 30 stocks here, a concentration risk. And why should you buy? First of all, just to make it again as a simple example for explaining it to the clients. So we all understand that in world there is a Alto and there is a Ferrari. I know this is a very cliche, मतलब बहुत common example है, but bear with me for 2 minutes. Alto भी 20 किलोमीटर पर स्पीड पे चल सकती है. Ferrari also can go at 20 kilometers per. Absolutely no problem. If that is the choice what you want to make, कि अगर मुझे 40 किलोमीटर प्रति किलोमीटर पर आवर पे मुझे चलानी है गाड़ी, क्या मैं फरारी या मारुति लूं? Your answer is very simple. Please buy Maruti and finish it. But when it comes to an idea where can this car go up to 240 miles per hour, वहां पे the capacity of the vehicle which can expand, if that is the question, then your Maruti will not work because 120 के ऊपर वो नहीं जा पाए. And that's where Ferrari would go. In the moral of the story, what I'm trying to say is, if you are looking index return, and that is what your end goal is. Mutual funds are great games. You should continue. But if you are looking to generate an alpha, you should look at somewhere where the portfolio is not hugging the index, but it's index agnostic. Coming to the sub part of your question, कि मुझे 150 मिल रहा है, 30 मिल रहा है, और ये रिस्क हो जाता है. Exactly my point. ये 150 आप एक साथ भी नहीं हो रहा है, या 5 अलग अलग पोर्टफोलियोज ले रहे हैं. इसका मतलब कभी ना कभी कुछ ना कुछ चलेगा. इसका मतलब ये है कि आप होप स्ट्रैटेजी चला रहे हैं कि सर 5 में से 3 तो सही गिरेगा, 2 गलत हो सकते. ठीक है. Again, it means that you will not make the entire market return. You will only make a return which is your exposure. In PMS, and especially with Buoyant की मैं बात कर रहा हूं, because हम सिंगल स्ट्रैटेजी चलाते हैं, तो हाउ डू वी लुक एट द मनी इज इम्पोर्टेंट. लेट्स प्रेज्यूम आपने मुझे 50 लाख दिए. 50 लाख बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन इज नॉट अ स्मॉल मनी, इट्स अ वेरी लार्ज. किसी किसी की जीवन पूंजी होती. अगर आपने मुझे 50 लाख दिए, अब आपकी तो जीवन पूंजी है, लेकिन अगर आपने किसी और एएमसीज में या पीएमएस हाउसेस में दिए, उनके लिए तो लेफ्ट पॉकेट राइट पॉकेट है. इसका मतलब यह है एएमसी के पास 10 स्कीम है, उसमें से आपने 5 स्कीम में डाल दी, हो गया. या आपने एक एक करके 5 एएमसी में. पीएमएस में अगर आप कोई एएमसी लेते हैं और पीएमएस में डालते हैं, पीएमएस के पास भी आजकल अगर आप देखेंगे तो सबके पास 4-4 स्ट्रैटेजीज है, जिसमें से एक फ्लैगशिप होती है जिसके पास 10,000 करोड़ होता है. बाकी सारी स्ट्रैटेजीज 2,000, 1,500, 2,000 करोड़. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि उनके लिए तो दाएं या बाएं जेब का बात. पॉइंट कैसे अलग हो जाता है और वहां पे आप कन्विंस कैसे कर सकते हैं. क्लाइंट का अगर वो जीवन पूंजी है, मैं उसको पैसे को भी ऐसे ही देखता हूं. क्यों ऐसे देखता हूं? क्योंकि मेरे पास एक ही स्ट्रैटेजी. जब मुझे पैसे मिलते हैं तब मैं ये सोचता हूं कि मुझे जीवन काल में इनसे और कोई कैश फ्लो नहीं मिलने वाला. मेरे पास इतना ही पैसा है, और जब तक लाइफ ऑफ द फंड या इन्वेस्टर खुद आके मुझसे पैसे नहीं लेता, रिडेम्पशन इन वेरी शॉर्ट, तब तक मुझे ये पैसा चलाना. तो आई कैन नॉट टेक टू मच रिस्क. अगर मैंने रिस्क जोर से लिया तो मेरा पैसे का ड्रॉ डाउन होने का गुंजाइश ज्यादा है. अगर मैंने इसको कॉन्ट्रा प्ले किया कि मैं बोलूं कि मार्केट तेजी है तो मैं फुल मंदी में बैठता हूं, अगर मैंने कॉन्ट्रा प्ले किया और मैं बहुत ज्यादा रिस्क एवर्स रहा, तो इन्वेस्टर ये बोलेंगे कि मैंने आपको पैसे बचाने के लिए नहीं दिए थे, बढ़ाने के लिए. सो इसीलिए यू हैव टू बी ऑन अ vantage point where your interest, client interest, and the AMC interest has to be absolutely aligned. If you are able to establish this difference, I think then it will be very easy for you to get that 50.
The second piece is, this has been spoken in many forums, uh, uh, कि इन्वेस्टमेंट इज अ आर्ट और अ साइंस. मेरे हिसाब से आर्ट और साइंस दोनों एक ही फंडामेंटल थीसिस पे काम करती हैं. उसका नाम है प्रोबेबिलिटी. मिस्टर वैन गो ने 1000 पेंटिंग्स बनाई थी, उसमें से एक पेंटिंग हिट हुई थी. कोई भी हार्ट सर्जन, नो मैटर हाउ साइंटिफिक ही इज, बट उनका 100% ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है. इसीलिए जब हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, पहली बार जाने के बाद अगर तबीयत ठीक नहीं है, हम दूसरी बार जाते हैं, डॉक्टर दवाई चेंज करता है. वो चेंज क्यों कर रहा है अगर एक ही दवाई हर जगह सूट होनी चाहिए? बिकॉज इट वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटी. इट्स अ कॉम्प्लेक्स. वैसा ही इन्वेस्टमेंट. नाउ द क्वेश्चन इज, हु ओन्स दिस प्रोबेबिलिटी? इन द ऑप्शन विच यू आर गिविंग मी, रोहित जी, वहां पे प्रोबेबिलिटी क्लाइंट और आप ओन कर रहे हो कि भाई मैंने तो 10 स्कीम चूज, 5 स्कीम चूज कर ली, मैंने हर जगह थोड़ा थोड़ा दे दिया, अब राम भरोसे भाई चलेगा, इसमें से जो चलेगा वो चलेगा. यहां पे इन आर स्कीम ऑफ थिंग्स एटलीस्ट ये प्रोबेबिलिटी बॉइंट कैपिटल ओन, कि मैं डिसाइड करूंगा कि कब मुझे मार्केट में तेजी से पैसा बनाना है. मैं डिसाइड करूंगा कि मैं कब मार्केट में कम रखूंगा रिस्क. दैट इज द की डिफरेंस, अरुण जी. एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? आई मीन, आई होप आई वाज एबल टू आंसर. No, fine. I got your point. Just one more thing. So, if you don't put the money at a given point in time, what is the cash holding used for? Because here we are basically, not following the ground rule of SIP. The client is giving you bulk money. The करेक्ट. timing is immaterial. He can give you at any point in time when he has the money. So, करेक्ट. so how does this deployment take place in case the market is not conducive as per your fund manager's choice? Then where is the money करेक्ट. parked? No, so cash is sin. We don't take cash funds. Okay? You have to deploy in market. We have learned this the hard way. I'll give you one statistic which will help you. From the year 2000 to 2020, there are more than 300, you could say, 600 trading sessions, you could say. 600 ट्रेडिंग सेशन में से अगर आप टॉप 10 ट्रेडिंग सेशंस ले जहां पे पीक रिटर्न आया था, और अगर आप वो पीक 10 डेज में आप पार्टिसिपेट नहीं किए थे, तो 100 रुपए में से 65 रुपए आपके नीचे कम हो जाते. इफ यू स्ट्रेच दिस स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम 10 days to the top 25 days, और अगर आप ये 25 दिन में नहीं हो मार्केट में, तो आपके 100 रुपए में से 85 रुपीज विल कम. ना ये चीज आपने बहुत बार सुनी होगी. यू वुड हैव एक्सप्लेन टू द क्लाइंट कि टाइमिंग क्यों नहीं करना. बट अगर टाइमिंग नहीं करना है तो करना क्या है? तो करना ये हो कि जब आप, when you know that today in the market there's a FOMO and FOLO playing together. What is the FOMO? Fear of missing out. कि अगर मैंने नहीं डाला पैसा तो I will lose something in market, मतलब मेरा रिटर्न्स नहीं बनेगा. फोलो ये है कि अगर मैंने डाला और मार्केट यहां से 20% लुढ़क गया, तो क्या करें? इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट. तो द वे वी इन्वेस्ट इज, वी इन्वेस्ट ऑन द मेरिट्स ऑफ द मार्केट टुडे. The way we do it is, we don't do a model portfolio, we do a non-model. What happens is, if when you give me 50 lakhs today, in today's context, I would like to invest with a margin of safety in such a way where tomorrow, if market topples also, I do not lose money. In a very simple term, if market goes up by 10 rupees, I want to go up by 10 rupees. But if market topples by 10 rupees, I want to only go down by 3 or 4. That is the way you approach the defense. और उस बीच में अगर आपकी सेक्टर सिलेक्शन और स्टॉक सिलेक्शन सही रही, स्पेशली सेक्टर सिलेक्शन, तो वहां से चीजें बहुत ज्यादा उम्दा दिख सकती. एंड दैट इज हाउ वी इन्वेस्ट द मनी. बीइंग इन द मार्केट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हमारा टोटल कैश एट द पोर्टफोलियो लेवल, बिकॉज वी डोंट रन मल्टीपल स्ट्रेटेजीज, वुड बी एट 12 to 13%. So any hurdle rate for the fund? That is in the performance fee. Otherwise, we don't have any hurdle. Okay, so it is subsumed in the performance fee. There is no separate hurdle rate. No, hurdle rate we have kept, or you can say that hard
हार्ड कोडेड रूल्स जो है पोर्टफोलियो के लिए, वो ये है कि कोई भी स्टॉक के ऊपर हम 10% से ऊपर नहीं लेते एक्सपोजर। कोई भी स्मॉल कैप या कोई भी स्टॉक में अगर 10% से ज्यादा उसका फ्री फ्लोट का वॉल्यूम हमारे पास है, हम उस पर नहीं निवेश करते हैं एक्सेसिवली, एंड देन वी स्विच टू अ डिफरेंट स्टॉक। तो liquidity of our portfolio is very important for us. Even today, as we speak, we are 9,700 crores. No, Portfolio can be redeemed no. in one day. My question is if the return is exceeding, say, a benchmark of 17 or 18 or whatever your rate is there any part of the profits which you take from the client? That is the hurdle rate. Yeah, that profit sharing is a separate model which is there. That we can discuss it separately, or maybe we can have a separate call for that. So Okay, that's a fee structure which we have. We have couple of options. We have only two. एक प्योर फिक्स है और एक प्योर वेरिएबल है, बीच में कुछ नहीं। okay, fine. Thanks. थैंक यू रोहित जी। Thank you, sir. थैंक यू।